तो आज हम लोग सबसे फंडामेंटल चीजों में से एक जो है वो कॉन्ग्रुएंस थ्योरी। एक्चुअली जो ये चीजें डेवलप हुई हैं और जिसमें सबसे ज्यादा यूज होना है वो ये है, जहां पर हम इसका यूज करेंगे डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के लिए बच्चों हमने सबसे ज्यादा यूज अभी तक जो किया वो जीसीडी का किया। जीसीडी के थ्रू आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे काम किया है। दूसरा जो तरीका है डिविजिबिलिटी सॉल्व करने का, अब वो कॉन्ग्रुएंस है। और ये ज्यादा पावरफुल टूल, मतलब असली टूल ही यही है। आप जिस लेवल पर हैं वो कहें तो, क्योंकि जीसीडी वाला जो लॉजिक है वो मुझे लगता है 12वीं क्लास तक पढ़ा दिया जाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो वो सिस्टम का फॉल्ट है। लेकिन 12वीं तक के बच्चों को जीसीडी के बारे में नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए और उसका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन भी वहां पढ़ा दिया जाना चाहिए। यहाँ पर जब आप बीएससी करते हैं तो अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहां पर कॉन्ग्रुएंस अपने आप ही आ जाते हैं। मैं आज बताऊंगा भी किस तरह से यूज होता है। थोड़ा सा उस आदमी के बारे में जिसकी वजह से ये कंसेप्ट आया। कॉन्ग्रुएंस का कंसेप्ट किसने दिया, कोई बता सकते हैं आप में से? मालूम है किसी को? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, महानतम गणितज्ञों में एक हमारे। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर आप हैं और गॉस के बारे में ना जानते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरा मानना है गॉस के बारे में हम सबको मिनिमम जानकारी होनी चाहिए, न्यूनतम। गॉस ने जिस फील्ड में काम किया सभी में कमाल किए। ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा जिसमें गॉस ने काम किया हो और उसके बाद उनकी रेपुटेशन उसमें सेकंड लेवल के मैथमेटिशियन की रही हो, ऐसा कहीं नहीं रहा। नंबर थ्योरी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है। आप क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी जब आगे देखेंगे तब महसूस करेंगे कि अरे वाह यार, कितना शानदार काम है। कॉन्ग्रुएंस का जो कंसेप्ट दिया वो इक्वलिटी से प्रभावित है, इसीलिए हम लोग इसको ऐसे देते हैं। 3 लाइनें खींचते हैं क्योंकि इक्वलिटी में 2 लाइनें खींचते हैं हम, ए इक्वल टू बी। तो कॉन्ग्रुएंस में 3 खींचते हैं और ये काफी हद तक इक्वलिटी के आसपास का ही कंसेप्ट है। तो कोई बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं। गॉस का एक बचपन का काम आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब क्लास 3 में था ये इंसान, तो इनके पापा किसी ऑफिस में काम करते थे और रजिस्टर घर लेके आए थे। कुछ कर्मचारियों के सैलरी का हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा था। वो कई दिनों तक लगे रहे, वो सही नहीं हुआ। तो एक दिन वो परेशान हो गए तो फिर उठे, बाथरूम में गए नहाने धोने। गॉस देख रहा था पापा परेशान हैं। गॉस ने पापा के नहा के आने तक सारी कमियां दूर कर डाली। ये तब है जब गॉस क्लास 3 में था। दूसरा, उस आदमी का ये सोचिए कि वो 10 साल का जब था तो उनके टीचर का ये मानना था कि भाई हमें जितना आता है सब पढ़ा दिया इस बच्चे को, अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कुछ सिखा पाए। जैसे एक उदाहरण है कि 3rd क्लास में कहा गया कि 1 से लेकर 100 तक सारे काउंटिंग लिख के लाओ, जो बच्चे करते हैं 1 2 3 4, छोटे बच्चों को काम मिलता रहता है। गॉस फटाफट ले आए। तो टीचर ने कहा कि आप इसे ऐड करके ले आओ। अब उन्हें लगा कि 1 से लेकर 100 तक अगर क्लास 3 के बच्चे को हम जोड़ने के लिए देंगे तो ये मान के चलिए वो 1.5 2 घंटे से पहले क्या ही आएगा। बच्चों, गॉस ने वहीं पर खड़े खड़े जोड़ दिया। गॉस ने कहा सर इसमें ना पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली चीज है। इसमें पहला और लास्ट जो जोड़ के आ रहा है उतना ही दूसरा और सेकंड लास्ट आ रहा है, उतना ही तीसरा और थर्ड लास्ट भी आ रहा है। ऐसे पेयर बनाएंगे क्योंकि टोटल 100 नंबर है। पेयर बनाएंगे तो 50 होंगे और हर एक का सम 101 आ रहा है, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आ रहा आ जाएगा।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि गॉस ने क्या कर दिया। और यही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ाते हैं ना, A+D, A+2D, और लास्ट A+N-1 × D, यहां भी तो वही करते हैं। ये एन टर्म्स हैं। आप अगर प्लस ना लिखें, कॉमा करके लिखें, और यहां भी वही सोचें, पहला और लास्ट ये पूरा है। आप इसका सम सोचिए, ये आएगा 2A+N-1 × D। इतना ही सेकंड और सेकंड लास्ट का भी आएगा, आप करके देखिएगा। और ये टोटल n है, तो पेयर हो जाएंगे n/2। तो ये n/2, तो ये n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आ जाएगा एपी में। यार मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? कोई आवाज ही नहीं आ रही है। यस सर। कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको ये बात समझ में नहीं आ पाई? तो मैं प्लस लिख के भी, रिवर्स ऑर्डर में लिख के जोड़ के भी दिखा सकता हूँ। अगर ऐसे ही समझ में आ गया है तो ठीक ही है, फिर तो आसान है। तो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला जो आपका आता है एपी का, वो इसी में डायरेक्टली समझ में आ जाता है। जबकि गॉस ने एपी नहीं पढ़ी थी, वो तीसरी क्लास का बच्चा था। बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जानते हैं आप लोग? ये पढ़ा है आपने किसी ने? अरे हाँ ना तो बोल दो यार। यस सर। क्या होती है? सर एन डिग्री पॉलिनोमियल के एन रूट्स, एन एन डिग्री डिस्टिंक्ट रूट। पॉलिनोमियल है, और विद कॉम्प्लेक्स रूट्स कर देते हैं, विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। तो इससे एग्जैक्टली एन रूट्स हो। हम नॉर्मली कॉम्प्लेक्स चीजें रियल कोफिशिएंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रियल में काम कर लीजिए। तो उसके एन कोफिशिएंट होंगे, सॉरी रियल कर देते हैं इसको। तो इसके एग्जैक्टली एन रूट होंगे। इस थ्योरम को प्रूव किया था, और ये वन ऑफ द फंडामेंटल है, आप समझ ही सकते हैं। रूट्स की बात हो रही है तो अलजेब्रा में ही होगी, जबकि इसका प्रूफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी मिलता है, कई जगह मिलता है। गॉस ने ये सब काम किया हुआ है। गॉस 1877 में पैदा हुए, सॉरी 17 शायद, और 1855 में डेथ हो गई। 1855 वो दौर है बच्चों, 1850 की रेंज में ही आपको ऑर्थर कैले का काम दिखेगा। मैट्रिक्स थ्योरी डेवलप होती है। मैं कई बार सोचता हूँ, अगर गॉस को वक्त मिला होता तो लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेज और उनमें गजब काम कर दिया होता। गॉस का वो लास्ट फेज था जब कैले और बाकी लोगों ने मैट्रिसेज और ये थ्योरी डेवलप किया। कैले हैमिल्टन थ्योरम आपने पढ़ी होगी। कैले का काम ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप, ऐसा पढ़ा होगा मतलब। और मजेदार स्थिति यह है कि गॉस का उस दौर में नाम, आज हम मैथ्स में नाम ले रहे हैं, गॉस उस दौर का सबसे महानतम एस्ट्रोनॉमिस्ट माना जाता था, एस्ट्रोनॉमी का एक्सपर्ट। मतलब ये हैरानी की बात है, हम उसे एक महानतम गणितज्ञ मानते हैं। और मैं आपको एक बताता हूँ। 19th सेंचुरी का पहला दिन, मतलब पहला दिन का मतलब होगा January 1, 1801। तो इस दिन एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था पियाजी। एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक अंतरिक्ष में ना तारा खोजा, एक छोटा सा प्लेनेट जैसा एस्टेरॉयड जिसको कहते हैं। उसका नाम है सेरेस, CERES, सेरेस बोलते हैं बच्चों। उन्होंने टेलीस्कोप से इसका ऑब्जर्वेशन किया, और कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि इसका पाथ यहाँ से यहाँ तक उन्होंने ऑब्जर्व किया रोज रात को। 8-9 दिन का डेटा था, अचानक ये गायब हो गया, ये वाला। अब उन्हें समझ नहीं आया कि अब ये कब दिखेगा,
और आकाश में किस तरफ दिखेगा, कैसे पता लगाएंगे। इतना सा डेटा जो उनका था, ये ग्रॉस के हाथ लगा, और ग्रॉस ने एग्जैक्टली बता दिया कि ये कितने दिन बाद कहां पर दिखेगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, कहीं मिल जाएगा। और मुझे इतना याद है कि गॉस ने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो ऑलमोस्ट 99% से ज्यादा एक्यूरेसी थी। और इस आधार पर गॉस को गॉटिंगन यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वेटरी का डायरेक्टर बना दिया गया। ऑब्जर्वेटरी आप समझते होंगे, स्पेस रिसर्च। तो गॉस की रेपुटेशन इतनी जबरदस्त थी, स्पेस में भी एस्ट्रोनॉमी में भी इतनी जबरदस्त थी। तो एस्ट्रोनॉमी में और भी काम होंगे, मैं गणित का विद्यार्थी हूं तो उतना नहीं जानता। लेकिन इसके अलावा गॉस का जो काम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसके दो काम जब यहाँ इतना पढ़ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं। आप लोगों ने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा कि आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है वो नेट चार्ज जो अंदर होता है अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये इतना फंडामेंटल लॉ है कि उससे पहले कूलाम लॉ पढ़ाया जाता था। और कूलाम को इस बात का बड़ा घमंड था कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीखनी है तो पहले कूलाम लॉ को ढंग से समझिए। जबकि कूलाम लॉ कोई बहुत इनोवेटिव चीज उतनी जबरदस्त नहीं थी, क्योंकि गॉस लॉ से इंस्पायर्ड था। सॉरी, न्यूटन्स लॉ से। ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है न्यूटन का लॉ, वन अपॉन एफ इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। उससे इंस्पायर्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। गॉस का लॉ इतना एडवांस है बच्चों कि वो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक्सटेंडेड बॉडीज, पॉइंट मास सभी के लिए, पॉइंट चार्ज सभी के लिए लगता है। तो गॉस का काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब वो औरों से बेहतर है। इसी के अलावा मैंने जब बीएससी करते हुए ऑप्टिक्स पढ़ी थी, तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते थे रे ऑप्टिक्स में। आ, एक प्रॉब्लम आती है बच्चों कि अगर कहीं पर कोई लेंस रखा हो, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, और ये ऑब्जेक्ट रखा हो कोई, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? या उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी? ये सारी चीजें हम लोग 10वीं क्लास के बच्चों के साथ पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा ही होगा। कॉन्वेक्स के लिए भी, कॉन्केव के लिए भी। हम लोग जब 12वीं क्लास में आते हैं, वहां भी ऑप्टिक्स दोबारा पढ़ते हैं, और वहां हम दो लेंस लेके पढ़ते हैं। अब ये दो जरूरी नहीं है कॉन्वेक्स ही हो, कॉन्वेक्स कॉन्केव भी हो सकते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इनके बीच की दूरी कम या ज्यादा भी हो सकती है, और दूरी शून्य भी हो सकती है, मतलब ये चिपके हुए भी हो सकते हैं। और तब हम जानना चाहते हैं कि फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, रियल, वर्चुअल, छोटी, बड़ी। तो आपने दो उपकरण पढ़े होंगे इस आधार पर, एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप। दोनों में दो दो लेंस होते हैं। पहला फील्ड लेंस, दूसरा आई लेंस। पहला लेंस से जो इमेज बनाएगा, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर फाइनल इमेज बनती है। ऐसा पढ़ा होगा। तो यहां से सवाल उठा कि इफ देयर आर एन लेंसेज, ध्यान से सुनिएगा, इफ देयर आर एन लेंसेज, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन, एंड वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल? अब एन लेंसेज तो बच्चों, एन तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप 1 करोड़ लेंस के लिए काम करो, पता लगा किसी ने 1 अरब लेंस बोल दिया, कैसे करोगे? ये आसान काम नहीं है। और बच्चों, ये गॉस ने इस प्रॉब्लम को इतना शानदार तरीके से सॉल्व किया कि मेरे जैसे साधारण स्टूडेंट ने भी बीएससी में ये सब पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। ऑप्टिक्स की शुरुआत ही यहीं से है, रे ऑप्टिक्स की। कि वहां पढ़ाया जाता है कि आपको 6 पॉइंट चाहिए, दो फोकल पॉइंट, दो नोडल पॉइंट, दो प्रिंसिपल पॉइंट। और वो भी अगर दोनों साइड मीडियम एक ही हो तो छह की जो 4 पॉइंट से काम चल जाता है। और वो इतना आसान है कि हम सब ने पढ़ा होता है बीएससी में। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जो, मतलब सोचते ही डर लगता है कि कैसे हो पाएगा।
तो मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ग्रॉस अपने आप में, ग्रॉस को जानना, ग्रॉस के काम को जानना अपने आप में सम्मान की बात है। आपको पढ़ना चाहिए ग्रॉस के बारे में। तो थोड़ा सा मैं अपनी बात से भटका टॉपिक से, ग्रॉस के बारे में बताया। बल्कि मुझे अभी भी याद है, एक जो मैं पढ़ रहा था कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे लाप्लास, आपने नाम सुना ही होगा इनका। लाप्लास से पूछा गया कि आपको जर्मनी में सबसे महान मैथमेटिशियन कौन लगता है। तो उम्मीद थी सवाल पूछने वाले को कि ये गॉस का नाम लेगा। उसने नाम लिया फाफ का। फाफ का डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने नाम सुना होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। और भी काम होगा, मेरा उतना जानकारी नहीं है। लाप्लास से पूछा कि आपकी नजर में जर्मनी का महानतम मैथमेटिशियन कौन है। तो लाप्लास ने कहा फाफ। सवाल पूछने वाले ने कहा क्या बात, आपको गॉस नजर नहीं आए। अरे उसने कहा गॉस तो महानतम है यार सब में, दुनिया में, वो छोड़ो। तुमने जर्मनी का पूछा था, दुनिया का थोड़ी पूछा था। तो अब आप समझ पाए होंगे कि गॉस का रेपुटेशन लेवल क्या था। मतलब गॉस के काम को समझाने के लिए 1 1.5 घंटा चाहिए। बहुत सारी चीजें और भी हैं गॉस की, कभी फिर बातचीत करेंगे। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं, कॉन्ग्रुएंस में क्या काम किया गॉस ने। यहां तक जो बातचीत हुई है वो मैथमेटिकल हिस्ट्री का पार्ट है। किसी को इस पे कुछ बोलना हो, पूछना हो तो आराम से पूछिए प्लीज। किसी को नहीं पूछना, चलिए ठीक है फिर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कॉन्ग्रुएंस पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। हम लोग कॉन्ग्रुएंस मैथमेटिकली ना जानते हुए भी यूज करते आ रहे हैं बच्चों। कैसे? जब हम हफ्ते के दिन की बात करते हैं ना, संडे मंडे, तो हम मॉड्यूलो 7 पे काम कर रहे होते हैं। हम 7 मॉड्यूलों पे काम करते हैं। 15 दिन होते हैं, तो हम 7 दिन का एक हफ्ता, फिर 7 दिन का एक हफ्ता, फिर हमें लगता है अरे 1 दिन और बची है। 365 दिन है, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 52 हफ्ते हो गए, 1 दिन बच गया। तो आप समझ रहे होंगे 7 से डिवाइड तो हम कॉमनली करते ही रहते हैं, इतने दिनों में कितने हफ्ते हो गए, कितना रिमाइंडर आया। बस यही बात ने शायद क्रॉस को इंस्पायर किया होगा कॉन्ग्रुएंस के रिलेशन के लिए। इस तरह की चीजें हम कॉमनली करते रहते हैं, आप समझ रहे होंगे अब। अगर साल भर का हो तो 12 महीनों से डिवाइड करते रहते हैं, उससे पता लग जाता है कितने महीने रिमाइंडर के तौर पर बचेंगे बाकी। तो अब मैं डेफिनेशन पे आ जाता हूँ फिर। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और अधिकतर लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ ली हो। लेट एन बी फिक्स्ड, इसको नहीं बदलेंगे अब हम, एन फिक्स हो गया। ठीक है, दो इंटीजर ले लेते हैं, 2 इंटीजर्स। अब इंटीजर कहा है, नेचुरल नंबर नहीं कहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन। ब्रैकेट में दैट इज, इसका मतलब हुआ हम ऐसे लिखेंगे, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। ये तो ऊपर वाली लाइन का सिंबल हुआ मैथमेटिकली। इफ, कब, एन डिवाइड्स ए माइनस, अगर एन ए और बी का जो डिफरेंस है, मतलब बी माइनस ए भी हो सकता है, उसको डिवाइड करता है, तो फिर ए और बी आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कहा गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज, अगर ए माइनस बी ऐसा होगा तो ए माइनस बी लैम्डा एन टाइप का होगा या नहीं। लैम्डा इज इंटीजर। क्यों? अरे एन अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है, तो ए माइनस बी एन का मल्टीपल होगा ना। ऐसा यस सर। नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। तो कई बार जो ही ऐसा लिखेंगे, आप इसका यूज कर सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे, तो ज्यादा अच्छा ये है ऊपर वाला, ए कॉन्ग्रुएंट बी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 13 कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो 2, ये ठीक है या नहीं? क्या 2
13 - 7 को डिवाइड करेगा? यस सर। तो ये दोनों तरफ सही है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं 13 कॉन्ग्रुएंट। अच्छा ये बताइए, 7 कॉन्ग्रुएंट 13 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। 2 डिवाइड करेगा -6 को। 2/7 - 13 ये भी ठीक ही है। टू यस सर। डिवाइड -6 करता है ना? कोई दिक्कत यस नहीं। सर। ठीक। अच्छा यार बेटा ये बताओ, 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो 1 लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अच्छा, अगर ए और बी कोई भी दो इंटीजर हो तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो 1 लिख सकता हूँ? बाकी लोग भी जवाब दें। ए और बी कोई भी दो इंटीजर हो तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो 1 लिखना सही है या नहीं? सही है सर। अगर ये सही है तो ये हमेशा सही है, तो फिर इसमें कोई खास बात नहीं है फिर, कि मॉड्यूलो 1 लेना बेकार है। अगर मॉड्यूलो 1 लेना बेकार है क्योंकि 1 में तो हमेशा ही रिजल्ट आएगा, तो पढ़ोगे क्या फिर चैलेंज ही कहाँ है? तो फिर सबसे ऊपर जहां डेफिनेशन लिखी थी वहां मुझे ये लिख देना चाहिए, क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि मॉड्यूलो 1 कुछ नहीं है, वो तो 1 तो सभी को डिवाइड करता है। इसमें क्या खास बात है? और जिसमें जो चीज हमेशा सही है बच्चों, उसमें आप क्या चेक करोगे? चेक वहां करते हैं जहां डाउट होता है कुछ। जहां कुछ भी डाउट नहीं है वहां करना ही क्या है? तो इसीलिए जब डेफिनेशन लिखी थी मैंने जानबूझ के एन उस समय 1 है या 1 से बड़ा है नहीं लिखी, अब लिख दिया कि 1 से बड़ा, तब कोई मतलब है इस। और ध्यान दीजिएगा, एन हमने नेचुरल नंबर लिया है, एन इंटीजर नहीं लिया। इंटीजर ए और बी ले रखे हैं। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। और अगर ये आया है तो कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। छोटा सा, एक छोटा सा रिलेशन, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको प्रूफ करते हैं। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, देखिए कैसे। लेट ए और बी इंटीजर हैं, ए बी सी ले लो, इंटीजर हैं, और एन नेचुरल नंबर है 1 से बड़ा। तो पहला क्या होता था याद है? ए कॉन्ग्रुएंट ए सही है या नहीं? यस सर। दिस implies रिलेशन इज। रिफ्लेक्सिव। अब कोई ये ना कहे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। मैंने आपको कई बार कह दिया कि रिलेशन ढंग से पढ़िए, मैंने पढ़ा भी रखे हैं, आपको कई बार भेजे हैं। नहीं पढ़ा है फिर भी, तो प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस जहां लिखा है उसको ढंग से पढ़िए पूरा। उस प्लेलिस्ट को हर हालत में पूरा करना जरूरी है आपके लिए, अगर आप वाकई मैथ सीखना चाहते हैं। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक। दूसरे में मान लेते हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन। तो सिमेट्री हम देखना चाह रहे हैं। इसका मतलब एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब एन डिवाइड्स माइनस टाइम्स ए माइनस बी। कोई बड़ी बात नहीं है, जब एन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो एन माइनस टाइम्स बी करेगा। इसका मतलब हो गया एन डिवाइड्स बी माइनस ए। और इसका मतलब होता है बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन। दैट इज रिलेशन इज सिमेट्रिक। अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है
तो बी ए के बी कॉन्ग्रुएंट होता है। इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हम फ्रिक्वेंटली लिखेंगे इसको। तो प्लीज इसका यूज बहुत जबरदस्त है कई बार। अब मैंने लिखा कि एन कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 5, मान लो कहीं, और अगली लाइन में लिख दे रहा हूं मैं, इसका मतलब 3 कॉन्ग्रुएंट टू N मॉड्यूलो 5। तो आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे कि सर ये कैसे आया। आपको ये बताया है यहाँ पर प्रूफ करके कि ये रिलेशन जो होता है सिमेट्रिक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड्यूलो एन। मान लीजिए ऐसा है, इसका मतलब एन डिवाइड्स ए माइनस बी एंड एन डिवाइड्स बी माइनस सी। एन अगर दोनों को डिवाइड करता है तो दोनों के सम को भी करेगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। This implies n divides a minus c and this implies a is congruent to c modulo n। तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। रिलेशन इज ट्रांजिटिव। रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, बस हो गया। ये तीनों होने का मतलब ही है। सो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस इज इक्विवेलेंस। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक, ये अपने आप में एक सवाल था इसलिए मैंने अलग से करा दिया। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका फायदा क्या हुआ, क्या हो रहा होगा। सर हम इसे सेट्स को डिवाइड कर सकते हैं तो सेट का अलग अलग पार्टीशन कर, क्लास में। सेट हाँ का क्या कर सकते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर कहीं भी किसी भी एक मैथ्स की कोई भी ब्रांच पढ़ रहे हो आप, और एक बड़े सेट को बहुत सारे सबसेट्स में बांटना है, नॉर्मली इनफाइनाइट सेट के लिए, तो आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन है जो डिसजॉइंट सबसेट में बांट देगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इंटीजर का सेट ले लेता हूँ। इंटीजर का सेट है -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और n ले लेता हूँ 4। अब n 4 लूंगा, 4 से मैं किसी भी इंटीजर को डिवाइड करता हूँ, 4 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करूंगा, कुछ ये आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे 0 1 2 3 तो आएंगे। रिमाइंडर पे फोकस करेंगे आज हम, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए, अगर आप वो नंबर लेना चाह रहे हैं जिसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, यहां पर ये 0 आ जाए, तो आप मुझे बताइए कौन कौन से नंबर आएंगे। इसका मतलब हुआ कि 4 जो है डिवाइड कर रहा है a-0 को, तो 4 किस चीज को डिवाइड करेगा आप बताइए तो, 0 को करेगा। +-4, +-8, +-12। बच्चों ये पूरी एक इनफाइनाइट सेट है, ये इसको क्लास बोलते हैं। और इसमें जो इसका क्लास मॉनिटर है उसका नाम 0 रख देता हूं मैं। कई किताबों में ऐसे लिखा होता है, कई किताबों में ऐसे लिखा होता है। जो नेगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव जो सबसे छोटा है उसको इसका क्लास मॉनिटर बना दो। अच्छा, याद रखिएगा क्लास मॉनिटर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी बनाया जा सकता है, ऐसा मत सोचना कि 0 को ही बनाना जरूरी है। नेगेटिव अवॉइड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे बना उसे भी सकते हैं। तो 4 भी क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन एक कन्वेंशन है कि नेगेटिव तो मत लो, बाकी 0 या पॉजिटिव में जो सबसे छोटा हो। ठीक, अब मैं अगला लेता हूँ, बी कॉन्ग्रुएंट 1
मॉड्यूलो 4, मतलब वो नंबर जिनको अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आए। रिमाइंडर पे फोकस है बच्चों, ध्यान दो। तो 4 जो है वो B-1 है। अब मुझे बताइए क्या क्या आएगा सेट में। सर +-1 +-3 +-1 +-3, +-3 -3 आएगा या +3 आएगा? -3 तो ठीक है। -3, फिर अगला क्या आएगा? -7, यस सर। फिर -11। अच्छा, -1 आएगा क्या? एंड सोन। अब प्लस में 1 सोचिए। आएगा। +1, +5, प्लस +9 एंड सोन। ये सब आएंगे, ये सब बी की जगह पर इनमें से किसी को भी रख दो तो 4 डिवाइड करेगा। क्या ये बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? यस सर। ये सारे नंबर बी की जगह किसी को भी रख दो, 4 डिवाइड करेगा B-1 को। तो बच्चों, ये जो क्लास है इसमें सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कितना है? 7। 1 है, तो ये 1 की क्लास हो गई। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब बताइए सी कॉन्ग्रुएंट टू 2, अगला रिमाइंडर, वो सारे नंबर। तो 4 डिवाइड C-2, तो क्या क्या आएगा? पहले नेगेटिव रख लो। माइनस, सॉरी, सर -5 -2, -6, -10 एंड सो ऑन। फिर अब प्लस में रख लो, तो 2, 6 6, 10 10। सर 14, 14 18 ये आ गया। इस क्लास में सबसे छोटा पॉजिटिव 2 आ रहा है, तो इसका क्लास रिप्रेजेंटेटिव 2 को बना देते हैं ऐसे। अब देखिए डी, रिमाइंडर 3। रिमाइंडर जो है 4 से डिवाइड करने पे 4 ही आ सकते हैं। तो 4 डिवाइड्स D-3। तो डी क्या होना चाहिए अब आप समझिएगा। हम्म नेगेटिव में ले सर लीजिए। -5 -1, -5 ठीक है। -5 -5, -9, प्लस में सोचिए। 3, 3 7, 7 11 11 एंड सो। इसमें सबसे छोटा 3 पॉजिटिव, तो ऐसे कर लीजिए। तो अब आप मुझे ये बताइए, जो मेन चीज यहां से हमने सीखी पहली, हमारे पास 4 क्लास आई। एक 0 की क्लास है, एक 1 की क्लास है, एक 2 की क्लास है, और एक 3 की क्लास है। इन सबको मिला के इंटीजर का सेट आ गया होगा। सारे इंटीजर आ गए होंगे। देखो, जो 0 में है वो वाले, फिर जो 1 वाले हैं, फिर 2 वाले हैं, फिर 3 वाले। और दूसरी बात इसमें सीखने लायक ये है, एनी 2 क्लासेज आर डिस्जॉइंट। कोई ऐसा नंबर मिला जो एक क्लास में है और दूसरे में भी है, दिख रहा है आपको? देखिएगा। नो सर, अलग अलग। हम्म तो आपने इंटीजर को सेट को 4 डिस्जॉइंट सब क्लासेज में बांटा। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं। इंटीजर के सेट को 4 डिस्जॉइंट सब क्लासेज में बांट दिया आपने। 4 बांटा क्योंकि n=4 लिया था हमने शुरू में, तो रिमाइंडर 0 1 2 3 आ रहा था।
अगर मैं n=2 ले लूं तो 2 क्लास में बांट सकते हैं, n=3 ले लूं तो 3 क्लास में बांट सकते हैं इंटीजर के सेट। ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगर मैं 10 ले लूं तो मैं इंटीजर के सेट को 10 डिफरेंट सबसेट में बांट सकता हूं। तो आपने गौर किया होगा यहाँ पर जो फोकस है अब हमारा वो रिमाइंडर की तरफ जाने लग गया है। हम ये देख रहे हैं रिमाइंडर क्या क्या आएगा, और रिमाइंडर तय होगा एन क्या ले रखा है आपने। एन 4 लिया था तो 0 1 2 3 आया, एन 5 लेते तो 0 1 2 3 4 आ जाता। तो इस तरह से हम इंटीजर के सेट को जितने हिस्सों में आप कहोगे उतने डिस्जॉइंट सबसेट में बांट सकते हैं। काउंटेबिलिटी सभी ने पढ़ी होगी, मैं इतना सोचता हूं, तो समझ रहे होंगे हर एक सेट इनफाइनाइट सेट है, सबकी काउंटेबिलिटी बराबर ही है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, ये नोट करके पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट पे आते। तो अब अगर मैं आ, ये ले लूं s=, उसमें 0 1 2 3, अब हम ऐसे लिख लेंगे, इनको ऊपर से बार भी नहीं लगाएंगे, और मॉड्यूलो n। तो इसको हम कहेंगे, इस सेट को इज कॉल्ड द सेट ऑफ, क्योंकि ये सब रिमाइंडर आएंगे, अगर n से डिवाइड कर रहे हो तो यही रिमाइंडर हुए, और ये जो क्लासेस बनती है इनसे सेट ऑफ लीस्ट पॉजिटिव, मैं ऐसे इन्वर्टेड में डाल देता हूं, लीस्ट पॉजिटिव रेसिड्यूज मॉड्यूलो n। ये आपको बोलना है इसमें, ये रेसिड्यू सिस्टम है। तो अगर आप मॉड्यूलो n पे ध्यान दीजिए, जितने होंगे ऐसा कोई सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, अब हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट n=7, तो s क्या क्या हो जाएगा बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6, रेसिड्यू यहां तक आएंगे। अब एक सेट ले लेता हूं ए में -12 -4 11 13 22 82 91 है, ठीक हो गया। अब इन सबको -12 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 से -12 को डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा आप लोग बता सकते हैं? कोई नहीं बता सकता? सर 2। हाँ, -2 टाइम्स करिए तो -14, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2, वेरी गुड। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 सही भी होगा। अब आप डेफिनेशन से लगा लो, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन आपने लिखा था, तो 7 से -12 -2 डिवाइड हो जाना चाहिए, होगा या नहीं? फिर डेफिनेशन तो ये यस सर। थी। -15। हम्म, आपकी डेफिनेशन तो ये थी कि एन डिवाइड A-B, तो उस हिसाब से भी सोचिएगा, आपको रियलाइज होगा ठीक आ रहा है। अच्छा, -4 से अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना आएगा रिमाइंडर? सर 3 आएगा। 3 आएगा, बढ़िया। 11, सर 4। तो 13 में सर 6। 6, 22 में सर 1।
वन। 82 में रिमाइंडर सोचना है बस। ठीक है। सर 5 और 92 में सर 0 सर 91 है सर। 91 है, सॉरी हाँ, 91 है तो जीरो। तो बच्चों जो रिमाइंडर आए वो क्या क्या आए जरा गौर करिए तो इन रिमाइंडर्स पे। क्या ये पूरा सेट वही आ गया एस? यस सर। तो यहां से अब मैं यहां लिखता हूं, जगह यहीं पर है तो यहीं पर लिखता हूं। अगर मेरे पास कुछ आर्बिट्रेरी नंबर्स का कलेक्शन है जैसा ये ए था, और उनके साथ मॉड्यूलो एन लेने पर ये 0 से n-1 तक आ जाता है, तो फिर मैं इसको कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज कहूंगा। तो इस एग्जांपल में जो कैपिटल ए सेट है वो कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज है मॉड्यूलो 7, क्योंकि इनमें 7 से जब डिवाइड किया तो जो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर आ सकते थे वो सब आ गए। तो मैं इसको इन जनरल लिख रहा हूं। इन जनरल अ कलेक्शन ऑफ एन इंटीजर्स, मान लो वो A1 A2 अप टू AN है, इज सेट टू फॉर्म। ये जरूरी पड़ेगा बच्चों, इसको ध्यान से समझना, और इससे आपके अलजेब्रा पे भी काफी सुधार होगा। फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज, अ कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉड्यूलो एन इफ एवरी इंटीजर इज congruent मॉड्यूलो एन टू वन एंड ओनली वन ऑफ द एट। इसका मीनिंग समझिएगा क्या कहा है। क्या जो मैंने सेट लिए थे बच्चों, ध्यान से देखिए, जो ए में एलिमेंट लिए थे, कोई दो एलिमेंट से सेम रिमाइंडर आया क्या, या हर एक से नो अलग सर, रिमाइंडर आया? अलग अलग है। अलग अलग आए। पहली बात तो ये है, वन एंड ओनली वन जो लास्ट में लिखा उसका मीनिंग समझिएगा। और इन सबको मिला के सारे रिमाइंडर वही आए जो एस में होने चाहिए थे, जो एस 7 मॉड्यूलो था तो 6 तक आने चाहिए थे। तो अगर कभी भी आपने रैंडमली कुछ नंबर लिए A1 A2 AN, और वो एन मॉड्यूलो में सारे पॉसिबल रेसिड्यू जो होते थे एन वाले वो सब दे रहे हैं, और हर एक कोई भी दो मैच नहीं कर रहे हैं रिमाइंडर, तो वो कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉड्यूलो एन। मॉड्यूलो पे मैं इतना जो समझा पा रहा हूँ ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, या यस सर। किसी को कम समझ में आ यस रहा सर। है, नहीं समझ में आ पा रही हैं चीजें, तो निसंकोच बोलो बेटा। यहां तक क्लियर है सबको? आप ऐसा किसी और उसके साथ भी कर सकते हैं। आगे एक्सरसाइज दिखेगी तो हो सकता है ऐसा मिलेगा कहीं, अभी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहा है। तो ये आपका रेसिड्यूज की शुरुआत हुई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये समझ में आया है तो एक थ्योरम कर लेते हैं छोटी सी। फॉर आर्बिट्ररी इंटीजर्स ए एंड बी,
ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, इफ एंड ओनली इफ, इसको मैं शॉर्ट में आई डबल एफ लिख देता हूं, आपको पूरा लिखना चाहिए वैसे, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी लीव द सेम नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, द सेम नॉन नेगेटिव रिमाइंडर when divided by n, when divided by n। क्या कह रहे हैं ये, इस बात को समझिएगा, प्रूफ तो फिर करेंगे, पहले समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। कभी अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन लिखा आपने, तो इसका मतलब है एन से जब आप ए को डिवाइड करते हैं और एन से जब आप बी को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम आएगा दोनों में। और उल्टा भी सही है, अगर दोनों में रिमाइंडर सेम आता है तो फिर वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे मॉड्यूलो एन पे। दो संख्याएं अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एन से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देंगी, और अगर दोनों एन से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देती हैं तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। बच्चों मैं समझा पा रहा हूँ क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो फिर यहां से शुरू करते हैं, लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन, ठीक हो गया, ये हम मान के चल रहे हैं। तो फिर इसका मतलब बाय डेफिनेशन हम ये जानते हैं एन डिवाइड्स ए माइनस बी, और इसका मतलब ए माइनस बी इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स एन, लैम्डा इंटीजर होगा कोई, तो ए इक्वल टू हो गया बी प्लस लैम्डा एन, क्वेश्चन मार्क, हम इतना जानते हैं। अच्छा, अब मैं बी को डिवाइड करता हूं एन से, लेट बी लीव्स अ रिमाइंडर, कुछ मान लेते हैं इसको आर मान लेते हैं, आर व्हेन डिवाइडेड बाई एन, व्हेन डिवाइडेड बाई एन। तो इसका मतलब हुआ एन से जब मैं बी को डिवाइड करता हूं तो कुछ क्यू आ रहा होगा और लास्ट में आर आ रहा है। तो बच्चों इससे क्या मैं बी इक्वल टू क्यू एन प्लस आर लिख सकता हूं? ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यस सर। तो सो फ्रॉम वन, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टी जो हो जाएगा क्यू एन प्लस आर प्लस लैम्डा एन। इसका मतलब हुआ ए माइनस आर इक्वल टू क्यू प्लस लैम्डा टाइम्स एन। अब एन राइट साइड को डिवाइड कर रहा है, तो एन डिवाइड्स ए माइनस आर होगा या नहीं? अरे एन इसको डिवाइड कर रहा है राइट को, तो लेफ्ट को भी करेगा। यस सर। तो एन अगर ए माइनस आर को डिवाइड कर रहा है, आप ध्यान से समझिए, ए को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि एन से अगर ए को डिवाइड करता तो रिमाइंडर आर आ जाएगा। इसका मतलब ए में से आर कम कर देता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यस सर। अरे भाई किसी संख्या में रिमाइंडर घटा लो फिर तो पूरा डिवाइड हो जाएगा वो, यस सर। बेसिक बात है। सो ए ऑल्सो लीव्स द सेम रिमाइंडर आर when divided by n, when divided by n। बच्चों यहां से समझिए, ये लाइन थी, मैंने ये लिया था, लेट लिया था कि जब b को n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r आ रहा है, और प्रूफ कर दिया कि a को डिवाइड करके भी रिमाइंडर r ही आएगा। तो जो स्टेटमेंट था उस पर जाओ ना थ्योरम के, अगर a कॉन्ग्रुएंट b है तो
एन से ए को डिवाइड करने पे जितना मिलेगा उतना ही बी को डिवाइड करके भी मिलेगा, एक ही बात है। अब कन्वर्स लेके चलते हैं कि एन से दोनों को डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर सेम है तो फिर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। ये कन्वर्स पार्ट होगा। कन्वर्सली, लेट ए एंड बी लीव सेम रिमाइंडर when divided by n। मतलब n से अगर आप a को डिवाइड करते हैं तो Q1 आ रहा, मान लो कोसेंट रिमाइंडर r। n से b को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट Q2 आ रहा, रिमाइंडर r ही आ रहा। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, n इंटू Q1 प्लस r, और b क्या हो जाएगा, n इंटू And Q2 प्लस r। a माइनस b क्या हो जाएगा, सर एन क्यू वन माइनस क्यू टू n ब्रैकेट टाइम्स Q1 माइनस क्यू टू। Q2। बच्चों, इसका मतलब हुआ कि n राइट साइड को डिवाइड कर रहा है तो फिर लेफ्ट को भी डिवाइड करेगा, और अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, तो दोनों अगर सेम रिमाइंडर देंगे तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और दो नंबर कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों आपस में एन से डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देंगे। तो मैंने कॉन्ग्रुएंस के बारे में कुछ फंडामेंटल चीजें आपको समझा दी। अब कुछ आगे के टूल्स और भी हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ डिविजिबिलिटी नए एंगल से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें रिमाइंडर का रोल बहुत जबरदस्त है। तो इस पे बने रहिए, कल हम इसको आगे बढ़ाते हैं। हम किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो प्लीज बोलिए।